हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एविडेंसेस ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। इससे पहले हमने वॉन बियर प्रिंसिपल्स को ऑफ एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस किया था, यानी एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हमने वॉन बियर प्रिंसिपल तक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, यानी जो पैलियोंटोलॉजी है उसके बेस पर क्या एविडेंस मिलते हैं। यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के फेवर में मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस पैलियोंटोलॉजी है। पैलियोंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी होती है, यानी जो जीवाश्म हैं, जो मतलब पुराने टाइम में जो जीव जंतु थे जमीन के अंदर दब गए तो उनके आज फॉसिल्स प्राप्त होते हैं, तो उनसे भी इवोल्यूशन के प्रमाण मिले हैं। तो वो किसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत। फॉसिल शब्द की ओरिजिन एक लैटिन शब्द से मानी जाती है। यह शब्द फॉसिलियम होता है, जिसका अर्थ समथिंग डाउन आउट होता है। फॉसिल्स वास्तव में एनिमल्स या प्लांट के शरीर के कुछ हार्ड पार्ट, बोन्स, टीथ आदि होते हैं, जो मड या सॉइल में दबकर प्रिजर्व कर लिए जाते हैं। अधिकांश फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ऐसी रॉक्स की फॉर्मेशन सैंड या मड के द्वारा होती है, जो झीलों या समुद्रों के बॉटम के पर पाई जाती है। जब शरीर या शरीर का कोई भाग ऐसे सैंड डिपोजिट द्वारा कवर कर दिया जाता है तो फॉसिल्स का रूप ले लेता है। दब जाने के बाद मोस्टली एनिमल सड़ जाते हैं, उनके अस्तित्व का कोई संकेत नहीं दिखता। लेकिन कभी कभी ऐसे डिपोजिट फॉसिल्स फॉर्मेशन हेतु एनारोबिक कंडीशन पैदा कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में बॉडी के सॉफ्टर पार्ट डिके हो जाते हैं और केवल हार्डर पार्ट यानी सेल, बोन, स्केल आदि शेष रह जाते हैं। धीरे धीरे लंबे समय के बाद हार्डर पार्ट के मटेरियल रिमूव होने लगते हैं और उनके स्थान पर मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स मिनरल्स मटेरियल जमा होने लगते हैं। ये रिप्लेसमेंट इतने परफेक्ट होते हैं कि सेलुलर डिटेल्स भी ठीक तरीके से स्टडी किए जा सकते हैं। हजारों लाखों वर्ष बाद ये मड की लेयर श्रिंक करने लगती है और हार्ड होकर रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। फॉसिल्स के अलग अलग पीरियड्स की रॉक्स से कलेक्ट किया जाए और फिर उनको एक क्रम में अरेंज किया जाए तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की वैलिडिटी सिद्ध की जा सकती है। ऐसा करने पर सिंपलेस्ट फॉसिल बॉटम पर और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉसिल्स टॉप पर मिलते हैं, अर्थात ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट सिद्ध किया जा सकता है। फॉसिल्स की विभिन्न विधियों में पेट्रिफिकेशन, कास्ट्स, कॉपरिलिट्स आदि विधियां होती हैं, जिनमें से बेस्ट मेथड पेट्रिफिकेशन मानी जाती है। इसके द्वारा मिनट टू मिनट डिटेल्स का भी प्रिजर्वेशन हो जाता है। फॉसिल्स के अध्ययन से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे आज के मॉडर्न हॉर्स इक्वस का इवोल्यूशन इसी जमाने के इप्पीहपस से माना जाता है। इसके बीच की कड़ियों को जोड़ने हेतु और भी कई फॉसिल्स इंटरमीडिएटली रॉक से प्राप्त हुए हैं। मीजोहिप्पस
पेलियोहिप्पस, मेरीहिप्पस आदि के नाम जोड़े जा सकते हैं और इन्हीं से हॉर्स के एवोल्यूशन का न केवल सही क्रम स्पष्ट होता है बल्कि एवोल्यूशन के दौरान ग्रेजुअली होने वाले क्लाइमेटिक चेंज एंड इनसे रिलेटेड उनकी डाइट लैक्स के मॉडिफिकेशन, भोजन के मेस्टिकेशन तथा टीथ के अरेंजमेंट आदि को भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। हॉर्स के अलावा कई अन्य एनिमल्स जैसे कैमेल, एलिफेंट आदि भी की भी लाइन ऑफ एंसेस्ट्री स्पष्ट रूप से समझ में आती है। हाथी के एवोल्यूशन को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आज के मॉडर्न एलिफेंट एलिफास मैक्सिमा का एवोल्यूशन प्राचीन समय में पाए जाने वाले प्रथम पूर्वज मार्टिसियस से मानी जाती है। इसके इंटरमीडिएट फॉसिल्स से पूरी लाइन ऑफ एंसेस्ट्री क्लियर हो जाती है। इस प्रकार फॉसिल्स के रिकॉर्ड से निम्न फैक्ट स्पष्ट होते हैं। कौन कौन से फैक्ट स्पष्ट होते हैं? नंबर 1, डिफरेंट जियोलॉजिकल स्टेटा से प्राप्त होने वाले फॉसिल्स डिफरेंट जनरा के थे। इनमें से कोई प्रेजेंट स्पीशीज के रूप में रॉक्स के अपर स्टेटा में मिलते हैं जिनसे ये इंडिकेशन मिलता है कि ये फॉर्म प्रारंभिक जियोलॉजिकल पीरियड में रहते थे। नेक्स्ट, फॉसिल्स के ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है। जो फॉसिल पृथ्वी के लोअर स्टेटा से मिलते हैं उनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि उनके ऊपर पाए जाने वाले स्टेटा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट, लोअर स्टेटा से अपर स्टेटा तक कुछ ट्रांजिशनल फॉसिल फॉर्म भी जैसे फिशेज टू मैमल्स तक प्राप्त हुई हैं। एनिमल्स में मैमल्स, प्लांट्स में एंजियोस्पर्म एवोल्यूशन पर आधारित मोस्ट रिसेंट प्रोडक्ट माने गए हैं। यह बात केवल फॉसिल्स के आधार पर ही कही जा सकती है। आज भी एनिमल्स व प्लांट यदाकदा जीवाश्मों के रूप में प्राप्त होते रहते हैं। जैसे पिछले कुछ वर्षों में 1-2 डायनासोर्स के फॉसिल चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर भी इसके प्रमाण मिले हैं। पृथ्वी की सतह पर स्पेस में एनिमल्स तथा प्लांट्स की वितरण भी एक मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस है। एनिमल्स के वितरण के आधार पर भी डार्विन का अध्ययन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज व एवोल्यूशन या डिसेंट विद मॉडिफिकेशन किया था। उन्होंने भ्रमण के दौरान गैलेपिगोस आइसलैंड्स में फिंचिस नामक पक्षियों का वितरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि जो देश एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं तथा जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी सिमिलर होती है, अक्सर वहाँ का फौना व फ्लोरा डिफर करता है। जैसे मैडागास्कर केवल अफ्रीका के पूर्वी भाग से 260 मील दूर स्थित है, लेकिन यहाँ के निवासी बिल्कुल अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तथा साउथ अमेरिका की जलवायु बहुत कुछ मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ का फौना तथा फ्लोरा प्रत्येक क्षेत्र में बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है। जबकि नॉर्थ अफ्रीका तथा साउथ यूरोप, जो कि भूमध्य सागर से वाइडली सेपरेट है, लेकिन वहाँ का फौना व फ्लोरा काफ़ी हद तक एक जैसा है। दूसरी तरफ जो स्पीशीज एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं, वे वाइडली सेपरेट स्थानों पर प्रेजेंट होती हैं, जबकि उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव में नहीं मिलता। एग्जाम्पल, लंगफिशेस साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं, लेकिन ये इंटरमीडिएट प्लेस में नहीं पाई जाती। इसी तरह से कैमेल एशिया में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी नियरेस्ट फॉर्म
यानी एल्मा साउथ अमेरिका में मिलते हैं। एलिफेंट अफ्रीका तथा इंडिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं, लेकिन ब्राज़ील में नहीं मिलते, जबकि इन्हीं जैसी क्लाइमेट कंडीशन वाले ब्राज़ील में होती है। मार्supials केवल ऑस्ट्रेलियन तथा साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के इन सभी केसेस को इस प्रकार समझाया जा सकता है, यानी कई स्पीशीज में डिस्ट्रीब्यूशन का वाइड रेंज है। अब यदि ऐसी ही वाइड रेंज वाली कई स्पीशीज बीच के क्षेत्र में एक्सटिंक्ट हो जाएं, तो इसके फलस्वरूप वाइडली सेपरेट पॉपुलेशन बनेगी। एग्जाम्पल, कैमल का एवोल्यूशन नॉर्थ अमेरिका से प्रारंभ हुआ और वहां से माइग्रेट करके लैंड के माध्यम से साउथ अफ्रीका के तक पहुंचे। किन्हीं कारणों से कैमल्स की इंटरमीडिएट पॉपुलेशन जो नॉर्थ अमेरिका में थी वह नष्ट हो गई, और धीरे धीरे जो फॉर्म एशिया में थी उनका एवोल्यूशन एक डिफरेंट लाइन में हुआ तथा साउथ अमेरिका की फॉर्म इंडिपेंडेंटली डेवलप होती गई। इसका अर्थ यह मिलता है कि जिन एनिमल्स में डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वे एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन के डिसेंट होते हैं तथा इनका पास्ट में वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा। ये काफ़ी अपनी उत्पत्ति के स्थान से माइग्रेट होते गए और मॉडिफाइड होते गए, जबकि इंटरमीडिएट पॉपुलेशन जिसमें कोई परिवर्तन या तो हुआ ही नहीं या थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, वह आगे चलकर एक्सटिंक्ट हो गए। एनिमल का ऐसा ही असमान वितरण ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसके अनुसार एक पर्टिकुलर स्पीशीज एक पर्टिकुलर प्लेस पर ओरिजिन के बाद माइग्रेट करके दूर दूर के स्थानों तक पहुंची है। एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइमेटिक ज्योग्राफिक चेंज के फलस्वरूप छोटे छोटे तथा सेपरेट एरियाज में बढ़ता चला गया। यही कारण है कि इंडिविजुअल के ऑर्गेनाइजेशन में निरंतर परिवर्तन आते गए और न्यू स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ। तो आज हमने इवोल्यूशन के अंतर्गत पैलियोंटोलॉजी से प्रमाण, उसके बाद फॉसिल से क्या क्या प्रमाण मिले, उसके बाद यानी जो जियोग्राफिकल से क्या प्रमाण मिलते हैं उसको डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।